हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, पार्ट 2 आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये पार्ट 2 रहेगा और यहाँ पर हम लोग इस पार्ट को ख़त्म करने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो इस टाइम नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो बुक अब ख़रीद नहीं पा रहे हैं उनको प्लीज़ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएँ। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देर के पार्ट 2 हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी बुक्स को ही रीड करें, जिसके माध्यम से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होता है और आप किसी भी चीज़ के लिए तर्क वितर्क करने में या अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज पता रहता है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पालमपुर गांव की कहानी पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हम पहला चैप्टर ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए, हम लोग पेज नंबर 7 तक ख़त्म कर दिए थे, इसलिए मैं डायरेक्ट वहीं पे पहुँचता हूँ। ये रहा 7। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो अभी भूमि की बात हो रही थी। भूमि का असमान वितरण हम लोगों ने देखा, कैसे समाज में किसके पास बहुत कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसके पास मीडियम में है। ठीक है, तो जिस पे श्रम जिसके पास बड़ी भूमि है उसके पास तो श्रम करने के लिए दिक्कत होता होगा ना। वो परिवार अकेले तो कर नहीं पाएगा उस पर, इसलिए क्या करेगा, वो श्रम की आवश्यकता को महसूस करेगा और क्या करेगा, श्रमिकों को ढूंढेगा। तो वही देख रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग आया है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो आइए देखते हैं क्या करें। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। भूमि अगर आपके पास है, उसके बाद दूसरा जो आवश्यक कारक वो क्या है, श्रम है। श्रम के माध्यम से ही भूमि पर आप किसी भी चीज़ का उत्पादन कर पाएंगे। तो बोल रहे खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन रहेगी तो वो अपने से तो करेगा नहीं कोई काम, तो वो क्या करेगा, श्रम यानी मजदूरों को खोजेगा और उनके माध्यम से ही काम लेगा। तो यहाँ पर नीचे आ जाता है कि आइए चर्चा करें। चर्चा में बोल रहा है कि खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिक का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होता है। तो दोस्तों बता रहा है कि जो छोटे परिवार होते हैं उनके पास तो जिनके पास छोटी ज़मीन होती है वो अपने परिवारों के माध्यम से उस पर खेती कर लेते हैं। लेकिन जो मझोले और बड़े भूमि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे श्रमिकों को अपने खेत में लाते हैं, उनके माध्यम से काम लेते हैं और सिंचाई और जुताई करवाते हैं। ठीक है, और लेकिन उनके सिंचाई और जुताई करने से ज़मीन का जो उत्पन्न अनाज होता है वो उनका नहीं होता है, यानी श्रमिकों का नहीं होता है, रहता मालिक का ही है। ये कॉमन सेंस आप जानते होंगे। उसके बाद वो क्या क्या करें, फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होता है, यानी जो छोटे किसानों का रहता है वो उसका अधिकार रहता है, लेकिन श्रमिक अगर करेगा तो उसका तो अधिकार रहेगा नहीं, वो सिर्फ मजदूरी लेगा, अपना चला जाएगा। बल्कि उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूर नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। तो दोस्तों बोल रहा है कि जो श्रमिक काम करेंगे उनको मजदूरी मिलती है। मजदूरी में वो चाहे तो नगद पैसा ले सकते हैं या जो उत्पन्न अनाज है उसका कुछ भाग ले सकते हैं या कुछ हिस्सा ले सकते हैं। और उनको क्या करता है, जो किसान रहता है उनको, श्रमिकों का क्या करता है, भोजन भी दे सकता है। फिर बोल रहा है मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेतों में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूर पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। तो होता क्या है कि जो हर काम के लिए अलग अलग मजदूर रखे जाते हैं, जैसे बुआई के लिए अलग, दूसरी फसल की कटाई के लिए अलग। ओके, और क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं उनको दो तरीके से रखा जाता है। एक तो दैनिक रूप में, यानी डेली आएंगे और जितना काम करेंगे उसका पैसा ले जाएंगे, या एक पूरे साल के लिए रख लिए जाते हैं, हमेशा देखभाल करेंगे, जो भी सिंचाई बुआई जितना भी कार्य रहेगा उन्हीं के अंडर में रहेगा, वो अपना करेंगे, जो मजदूरी बनेगा अपना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।
फिर बोल रहा है डाला पालमपुर में मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढने रहना पड़ता है। तो एक डाला नाम के व्यक्ति का उदाहरण दे रहा है कि जो पालमपुर में क्या है, दैनिक मजदूरी पर काम। दैनिक मतलब सेंस में दोस्तों रोज रोज। आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, दैनिक जागरण के नाम से न्यूज़पेपर आता है, तो यानी डेली, आज का। दैनिक मतलब रोज, जो रोज होता हो, ठीक है। तो डाला जो है वो रोज दैनिक काम करता है, इसलिए उसे रोज मजदूरी मतलब रोज काम ढूंढना पड़ता है ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ पे काम किया, कल उसके लिए काम कहीं और रखा हुआ है, जाके वहाँ कर देगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। काम डेली जो दैनिक बेस पे करते हैं उनको काम मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, आमदनी अच्छी हो जाती है, ओके, लेकिन वो काफ़ी समय तक उचित नहीं रहता है। फिर बोला सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित है, जो कि मार्च। मनरेगा दोस्तों आपने नाम सुना होगा, या फिर और भी कई कई काम हैं। खैर, मनरेगा तो उसमें आ जाता है जो ईंटा वगैरह ढोते हैं या जो मजदूर श्रमिक होते हैं, तो उनमें भी कुछ किसान में आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, जो सरकारी वेतन के रूप में दिया गया है वो 300 रुपया न्यूनतम जोड़ा गया है। इसीलिए आप देखते होंगे जो मजदूर ईंटा वगैरह ढोते हैं या घर बनाते हैं, उन लोग का देखेंगे आपने, मजदूरों का 300 रुपया या 350 रुपया डेली का चार्जेस बनता है। अगर आपने कभी घर बनवाया हो या आपके पास कभी घर बन रहा हो, तो आप कभी नोटिस करिएगा, उनका एक दिन का मजदूरी होता है 300 से 350 रुपये। फिर आता है लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये में मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन पे भी काम करने सहमत हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात कर रहा है कि जो डाला जो है उसको कितना रुपया मिलता है, 160 रुपया, जबकि सरकार ने क्या निर्धारित किया, 300 रुपये। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दैनिक रोजगार के लिए काफ़ी श्रमिक हो गए हैं, मतलब बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके माध्यम से बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, तो वो दूसरे घरों पे जाके काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो सब क्या करते हैं ना कि उनमें क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा होने लगता है कि अच्छा तुम 300 में करोगे, चलो मैं 280 में करने को तैयार हूँ, हमको काम पे रखो। ऐसे ही करते करते सब अपने रेट गिराने लगते हैं, और ऐसा आ जाता है कि इतना कम रेट गिर जाता है कि वो खुद अपने जीविकोपार्जन नहीं कर पाते हैं, लेकिन काम खूब मन से करते हैं सब। ये तो स्थिति है। फिर आता है डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। अब जो डाला है वो अपना शिकायत जो स्थिति है उसकी, एक तो 160 रुपया पा रहा है बेचारा, उसमें क्या होगा, तो वही अपनी स्थिति के बारे में रामकली शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है, यानी वो भी एक क्या है, श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक हैं, यानी जो डाला और रामकली है वो दोनों काफ़ी गरीब व्यक्ति हैं, गांव के काफ़ी गरीब व्यक्तियों में से एक हैं। अब ये डाला और रामकली का एक फिगर दिया था यहाँ पर, शायद इन्हीं के बारे में है। तो ये क्या, नहीं ये दूसरा है, घनश्याम एक बड़ा, नहीं देखते हैं क्या है। बोल रहा है आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए, ठीक है। फिर बोल रहा है घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। और ये बोल रहा है हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी अर्थिन से कमाता हूँ। फिर ये मुझे वर्ष में रायगंज में ईंटे भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों का बात है, डाला और रामकली की स्थिति का वर्णन कर रहा है। तो डाला ने क्या, डाला बोल रहा है कि आजकल काम मिलना काफ़ी कठिन है, यही रीज़न है कि इसके पास 160 रुपये कमा पा रहा है। और ये जो रामकली है वो बोल रही है कि हाँ सही बात है, आजकल टेक्निक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि सबके पास थ्रेशर और हार्वेस्टर मशीन आ गया है, जिसके माध्यम से सारा काम मशीन कर दे रही है, मजदूरों श्रमिकों की जरूरतें नहीं पड़ रही है। इसीलिए ये इसने बोला कि मैं सिर्फ 5 माह ही काम कर पाई, साल भर में मात्र 5 माह ही ये काम कर पाई। और वहीं दूसरी तरफ ये बोल रहा है डाला कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। यानी ये जो डाला है वो जहाँ पर काम करता है उनके मतलब जो पहले इसके पास रहा होगा मशीनें सारे, लेकिन अब क्या है इसका तो सब बंद हो गया, भूमिहीन हो गया, ये सब चीज़ बेच बाच के। तो साहूकार से जिसने जो ऋण लिया था उसमें 2000 अभी देना है।
1,000 रुपया लिया था, ब्याज बढ़ के 2,000 हो गया, ठीक है, वो भी चुकता नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि 160 रुपया तो कमा रहा है, उसमें से भी उसको अपना परिवार चलाना है, वो कहाँ से ऋण भर पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो रामकली है वो क्या कर रही है, ईंटें भट्टों पर काम की तलाश में जा रही है। क्यों? क्योंकि 5 महीने ही काम मिल रहा है उसको साल भर में। वही है कि मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं, रामकली ने कहा। तो ये एक तरीके से इनका विवरण और स्थिति को प्रयुक्त या प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस प्रकार किसानों के हालात हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए चर्चा करने में, देखिए क्या बोल रहा है। डाला तथा रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं? तो गरीब होने का रीज़न यही है कि पहली बात तो आधुनिकीकरण का प्रयोग, टेक्निक का यूज होने लगा है, मशीनों का प्रयोग होने लगा है। दूसरा चीज़, श्रमिकों में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है, जैसे कि लोग कम वेतन पे भी काम करना शुरू कर दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वो गरीब के गरीब रह जा रहे हैं। फिर आता है गोसाईपुर और मझौली, उत्तर बिहार के 2 गांव हैं। दोनों गांवों में कुल 850 परिवार में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांव में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि गांव में 850 परिवार है, जिसमें से 250 पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब, हरियाणा और अन्य इलाकों में, दिल्ली, मुंबई, सूरत, नागपुर में काम कर रहे हैं। तो प्रवास क्यों करते हैं दोस्तों? जाहिर सी बात है, गांव में अगर आमदनी नहीं हो, गांव में रोजगार नहीं रहता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने आजीविका के लिए दूसरे क्षेत्रों में या फिर जो नगर होते हैं, जो नगर बसे रहते हैं, वहाँ पर जाकर काम की तलाश में जाते हैं, वहाँ पर जाके बसते हैं, जिनके माध्यम से वो कमा पाते हैं और अपने परिवार को चला पाते हैं। क्योंकि गांव में रोजगार कम ही रहता है। गांव में बेसिकली दोस्तों खेती के अलावा कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है, ओके। तो यही रीज़न है कि लोग क्या करते हैं, अपने जगह से दूसरी जगह पर पलायन करते हैं और दूसरे नगरों में, महानगरों में जाकर बसते हैं, जहाँ पे उनको उनके हिसाब से उचित मात्रा में काम भी मिल जाता है और साथ ही साथ श्रमिक या मजदूरी भी मिल जाती है। अब बोल रहा खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। देखिए, आप पहले ही देख चुके हैं, खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? देखिए, अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो बोला, जो छोटे किसान होते हैं वो पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। होता क्या है कि वो फसल के लिए, तो मान लीजिए अपने पैसे से बीज खरीद लिए, उर्वरक, कीटनाशक सब खरीद लिए और उसको बो दिए, जुताई उताई हो गया, पता चला बारिशें नहीं हुई, और कभी कभी बारिश ऐसी हुई कि एकदम पूरा फसल चौपट हो गया। अब क्या होगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट सीजन जब उनको फसल उगाना रहेगा तो क्या करेंगे, साहूकारों और अन्य व्यापारियों पर मतलब आश्रित हो जाएंगे, ठीक है। अब उनसे वो उधार लेंगे। उधार लेने पर क्या होता है, वह साहूकार और ये जो होते हैं वो लोग वो ऋण जो ब्याज होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। ब्याज इतना ज़्यादा ब्याज का दर हाई रहता है कि उनके माध्यम से उनका जो 1,000 रहता है वो कुछ ही टाइम पे 2,000 हो जाता है, जो 5,000 रहता है वो 10,000 हो जाता है। तो वो भर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो गरीब है। छोटे किसान कितना वो लेंगे, कितना कमा लेंगे, तो वो दिक्कत करता है। यहाँ पर सविता की कहानी के रूप में बताया कि सविता एक लघु कृषक है। लघु कृषक, छोटे कृषक, वो अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। अब देखो दोस्तों, कार्यशील पूंजी के लिए मात्र 3,000। कार्यशील पूंजी में कच्चे माल, ठीक है, और उसके बाद जो उर्वरक हुआ, फिर बीज हुआ, ये सब कच्चे माल के रूप में उसे कार्यशील पूंजी के रूप में 3,000 चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर, देख लो दोस्तों, 24%, बाप रे, पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊँची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है।
सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। और यही रीज़न होता है कि वो लोग साहूकार और व्यापारियों के पास जब जाते हैं तो वो लोग ब्याज जो रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वसूलते हैं, और जिसके माध्यम से जब वो ब्याज समय पे नहीं चुका पाते हैं तो न चाहते हुए जो छोटे किसान होते हैं उनके यहाँ काम करना पड़ता है। तो ये एक कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा है। फिर आते पॉइंट नंबर 2 पे बोल रहा है छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। क्यों? क्योंकि उनका पैदावार इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ मात्रा में तो अपने पास रख लेते हैं घर के खाने के लिए, और कुछ जो फसल होते हैं उसे बेच के आमदनी कमा लेते हैं, और उसी बेचे हुए पैसे से वो अपने घर भी चला सकते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर के लिए बीज भी खरीद लेते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो वो क्या होता है, उनसे खेतों से बचत होता है, लेकिन छोटे किसानों का बहुत मुश्किल से ही बचत हो पाता है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। तो मैंने आपको उत्तर बता दिया क्यों कैसे होता है, ठीक है। अब तक की कहानी क्या रही देखिए, हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। क्या बोल रहा है, उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। श्रम जो है उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। जाहिर सी बात है, आपके पास ज़मीन है, पूंजी है, लेकिन श्रम नहीं रहेगा तो वो ज़मीन पूंजी किसी काम के नहीं रह जाते हैं। फिर बोल रहा है ऐसे अनेक लोग हैं जो गाँव में खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या छोटे किसान हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। बोल रहा है श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। श्रम के विपरीत दुर्लभ कारक, श्रम के विपरीत मशीन उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। कृषि भूमि का क्षेत्र इसे आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़े पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान श्रमिक और छोटे किसानों का उपयोग या मशीनों का उपयोग करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अच्छा, भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए HYV बीज और मशीनों का उपयोग करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। आगे बोला खेती की आधुनिक विधियों की अत्यधिक आवश्यकता। ये दोस्तों आप कर लीजिएगा, मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ये बहुत ही थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाने वाली बात है, आप इसे आराम से देख लीजिएगा और इसे भर दीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री के बारे में। पॉइंट नंबर 7 आता है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। क्या कर रहा है, मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। तो उससे बता रहा है कि जैसे अब 3 कार्य तो हो गया, भूमि, श्रम और पूंजी के माध्यम से आपने कोई चीज़ मान लीजिए गेहूँ उगा तो लिया, अब उसका क्या करेंगे, तो वही करा है कि अगर ज़्यादा मात्रा में तो लोग कुछ भाग रख लेते हैं और कुछ भाग बेच देते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं वो ज़्यादातर मात्रा में अपने पास ही रखते हैं क्योंकि उनको पता है उनके पास ज़्यादा उपज तो है नहीं, तो जितना है उतना तो खाना ही है उनको साल भर बैठ के उसके बाद। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में रख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो शेष बचता है उसे ही वो बेच पाते हैं, ठीक। इसलिए मझोले और बड़े किसानों की बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं, यानी मझोले और बड़े किसान ही क्या करते हैं, बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक कहानी आ रहा है कि एक बड़े किसान तेजपाल सिंह अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है। यानी तेजपाल सिंह जो है वो अन्य गेहूं तो उगाता है, बाकी रखने के बाद उसके पास 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं उसके पास बचता है, ठीक है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है,
अब जाहिर सी बात है उस कमाई से वो नेक्स्ट सीजन के लिए उपयोग करेगा। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खातों में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों देख रहे हो आप किस प्रकार अधिशेष अनाज से कैसे मतलब कार्य लिया जा रहा है, उस पैसे से किस प्रकार से दूसरे कार्य किए जा रहे हैं। फिर बोल रहा है तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार बड़े और मझोले किसान जो होते हैं वो अपने अधिशेष भाग से कुछ पैसा आमदनी करते हैं और उसको अन्य जगह पर प्रयोग करते हैं, और वो अन्य जगह जहाँ प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पूंजी में बढ़ोतरी करने का ही कार्य करता है। चाहे वो दूसरे छोटे किसानों को ऋण देना हो, चाहे ट्रैक्टरों का नया खरीदना हो, चाहे पशु खरीदना हो, चाहे दुकान खोलना हो, वो कहीं ना कहीं से उनके पूंजी में बढ़ोतरी ही करती है। और वहीं दूसरी तरफ छोटे किसान जो होते हैं वो उतना ही उपजा पाते हैं जितना वो खा सकें, तो इसीलिए वो छोटे के छोटे ही रह जाते हैं, वो कभी बढ़ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे आता है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ। गैर कृषि क्रियाएँ वही होती हैं जो कृषि संबंधित नहीं रहती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट जो रहते हैं वो खेती से ही बन के आए रहते हैं। अच्छा, आप ये ध्यान दिए होंगे खेती जो रहती है वो कृषि में आ जाता है, लेकिन गैर कृषि में वही सब चीज़ें आएंगी, जैसे दुकान हो गया, उद्योग हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, गैर कृषि क्रियाएँ हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि 75% जो वहाँ की आबादी है वो खेती पर ही निर्भर थी। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। 75% लोग कृषि जीविका पे निर्भर हैं और 25% लोग गैर कृषि पर निर्भर हैं। ठीक, आइए पहला आता है डेयरी। पालमपुर कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा यानी चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। अब यहाँ बता रहा है कि जो 25% की आबादी है वो क्या करते हैं, गैर कृषि कार्य करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है डेयरी। अब डेयरी में क्या होता है कि लोग गाय और भैंस पालते हैं और उनके दूध को क्या करते हैं, निकट के गाँव में बेच देते हैं। जो निकट के गाँव या शहर होते हैं वहाँ बेच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बता रहा है कि शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में क्या किया, दूध संग्रहण यानी स्टोरेज आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोल्ड स्टोरेज का नाम, जहाँ पर क्या होता है कि लोग किसान जो छोटे किसान होते हैं या कोई भी किसान अपने दूधों को लेकर जाकर बेचता है, क्योंकि वो घर घर जाकर तो बेच नहीं पाएगा, उसके पास उतना टाइम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं सीधे व्यापारी को बेच देते हैं अपना, वहीं से अपना पैसा लेकर अपना काम खत्म कर लेते हैं। और वो व्यापारी जो रहता है छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में उस दूध का वितरण करता है। तो वो कैसे कर पाता है, तो उनके पास कोल्ड स्टोरेज होता है जिसमें वहाँ पर दूध को स्टोर कर दिया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, दूध खराब नहीं होता है, वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, अब आइए नीचे क्या करें, आइए चर्चा करिए। हम 3 किसानों का उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया है। ठीक है, अगर हम 3 किसानों के उदाहरण लेते हैं, प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया है, यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। देखिए स्तंभ 2, दूसरा किसान। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है। स्तंभ 3, तीसरा किसान। इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी को दुगना होता है। सारणी को पूरा करें, तो ये सारणी आप एक बार भर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें बता रहा है कि वर्ष 1 में उत्पादन 100 हुआ है, उपभोग 40 हुआ है, और जो बचा है वो 60 बच गया। अगले वर्ष के लिए 60 की पूंजी तैयार हो गई। फिर बोल रहा है वर्ष 2 में 120 हो गया, लेकिन जो उपभोग है वो समान है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है 80 आ जाएगा, और 80 का अधिशेष वाला मतलब आपके पास पूंजी हो जाएगी। वर्ष 2003 में वही फिर 20 बढ़ जाएगा, 140 हो जाएगा, 40 यहाँ बचा, उपभोग उतना ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो अधिशेष जो रहेगा वो 100 बच जाएगा।
जब 100 बचेगा तो यहाँ पर जो अगले वर्ष के लिए पूंजी होगी वो 100 की पूंजी बच जाएगी। इसके माध्यम से आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सब भी भर सकते हैं आप, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अब आइए, अब पॉइंट नंबर 2, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण। अभी हम लोगों ने डेयरी के बारे में पढ़ा, अब हम लोग लघु स्तरीय के बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा है इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभारी किराए पर लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे विनिर्माण यानी छोटे उद्योग के बारे में बात कर रहा है। तो गांव में जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं ना, बेकरी वगैरह के, बेकरी के हो जाएंगे, या फिर आप कर सकते हैं अचार के उद्योग हो जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने घर के ही लोगों को बैठाते हैं। या फिर नमकीन के उद्योग, नमकीन पैकेट बना छान कर पैकेट में भर के बेचना। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही घर में उद्योग को स्थापित करते हैं और अपने ही घरों के काम मतलब रखते हैं, काम लेते हैं अपने घर के लोगों से ही। कभी कभी क्या होता है, काम बढ़ जाता है या फिर उनका मार्केट अच्छा चलने लगता है, तो वो लोगों को बाहर के व्यक्तियों को श्रमिक के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है, ये भी एक तरीके से गैर कृषि क्षेत्र में आ जाता है। अब यहाँ पे मिस्री लाल की कहानी और करीम की कहानी का उदाहरण देके बता रहा है। देखिए, बोल रहा है मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। वहीं दूसरी तरफ करीम क्या है, करीम की कहानी। करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थियों शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदने और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो देखो दोस्तों, ये 2 प्रकार के गैर कृषि कार्य के बारे में बता रहे हैं। पहला तो वो जो व्यापारी से संबंधित है, व्यापार से, जो कि एक मिस्त्री लाल है, उसने गेहूं का गन्ना पेरने वाली मशीन लाया, अपने खेत में लगा के गन्ना पेर कर क्या कर रहा है, या तो उसे बेच रहा है सीधे, या तो गुड़ बनाकर बेच रहा है। ठीक, तो गुड़ बनाकर क्या कर रहा है, दूसरे व्यापारी को बेच रहा है। वही दूसरी तरफ करीम की कहानी है। उसने क्या किया, वो देखा कि अरे यार, यहाँ के जो बच्चे हैं वो शहर में जाके कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो उसने क्या किया, 2 और ऐसे औरतों को काम पर रख लिया जो डिग्री मतलब कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त कर ली, यानी उनको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है। ठीक है, तो उन लोगों को रख दिया सिखाने के लिए, ताकि क्या हुआ कि गांव के बच्चे गांव में ही कंप्यूटर सीखने लगे। आमदनी दोनों से हो रही है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं और दोनों गैर कृषि कार्य हैं। ठीक, तो ये था आपका गैर कृषि कार्य का उदाहरण। अब आता है चर्चा करने के लिए कि मिस्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी। तो जाहिर सी बात है, पूंजी मशीन उसने खरीदा होगा। मशीन खरीदने के बाद जो गुड़ बनाया होगा उसमें कुछ खर्चे आए होंगे। तो उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी, तो काफ़ी पूंजी की जरूरत पड़ी होगी। फिर बोल रहा है इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है। तो इस कार्य में जाहिर सी बात है कि श्रम पहले तो मिस्री लाल ने खुद किया होगा, फिर गुड़ बनाने के लिए श्रम को रखा होगा, फिर गुड़ को दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए श्रम रखा होगा। तो श्रम भी काफ़ी लग रहा है। फिर बोल रहा है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिस्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है। तो दोस्तों, ये इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि एक मशीन है, सीमित मात्रा में उतना ही गन्ना पेर पाएगा जितना वो पहले पेरता था। ज़्यादा पेरेगा तो ज़्यादा बिजली खर्चा होगा, तो ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा बिजली का। और श्रमिक जब गुड़ बनाएगा, ज़्यादा मात्रा में गुड़ बनाएगा, तो ज़्यादा श्रमिक को भी गुड़ के मजदूरी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि पैसा आता तो है ज़्यादा, लेकिन काम बढ़ने के साथ साथ पैसा भी बढ़ने लगता है, खर्च भी बढ़ने लगता है। तो वही बता रहा है, तो लाभ ज़्यादा नहीं हो पाता है। फिर बोला क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उससे हानि भी हो सकती है। तो हानि बहुत से कारण है। मशीन कभी ख़राब हो गया तो उसको बनवाने में खर्चा आ गया। बिजली नहीं आई तो जो उसने गन्ने पेरे हैं वो रखे वो ख़राब हो गए, उसका रस। या फिर गुड़ जो है वो बरसात की वजह से पसीज गया, पूरा गीला हो गया। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है। फिर बोला मिस्री लाल अपना गुड़ गाँव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है। तो दोस्तों, गांव में बेचने से क्या होगा कि उसे कम आमदनी होगी। गांव में गुड़ बेचने से उसे कम प्रॉफिट होगा, इसलिए शहर में बेचेगा तो क्या होगा, एक तो वो इकट्ठे बेच पाएगा और साथ ही साथ इकट्ठे उसे धन भी मिल जाएगा। तो उस पैसे का वो अन्य काम में उपयोग कर लेगा, नहीं तो गांव में वो इकट्ठे कौन लेगा उससे। ठीक है, अब आते हैं गैर कृषि कार्य के अंदर में तीसरा, पालमपुर के दुकानदार के रूप में। ठीक है,
क्या कर रहा है? पालमपुर के दुकानदार, पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर में एक भाग में एक छोटी दुकान खोल ली है, वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। तो यहाँ पे दुकान के बारे में बता रहे हैं। दुकान से तो आप काफ़ी भली भांति परिचित होंगे और हर जगह आपने देखा भी होगा और शायद आपके घर में भी दुकान होंगे। तो वही बता रहा है कि जो दुकानदारी करना एक प्रणाली है वो भी गैर कृषि क्षेत्र में आता है, जिसके अंदर आप अन्य प्रकार के सामानें बेचते हैं, चावल, दाल, तेल, मसाला, टूथपेस्ट, रोज़मर्रा की चीज़ें आप बेचते हैं, उससे आमदनी आप कमाते हैं और अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पर कि करीम की पूंजी। अच्छा, एक यहाँ पर था मिस्री लाल के बारे में, अब यहाँ करीम के बारे में बोल रहा है। करीम के बारे में बोल रहा है कि करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिस्री लाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है। तो देखो, करीम की पूंजी जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब स्थायी पूंजी है। क्यों? क्योंकि वो एक बार उसने कंप्यूटर खरीद लिया और 2 ठो लड़कियों को बैठा दिया तो उससे क्या होगा, कंप्यूटर में बार बार उसको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वहीं क्या होता था कि मिस्री लाल को बार बार मशीन ख़राब होने की वजह से या बिजली के भुगतान करने की वजह से उसे पेमेंट देने पड़ते थे। कभी गुड़ ख़राब हो गया, कभी गन्ना उपज कम हो गया, या फिर गन्ने के रेट में बढ़ोतरी हो गई तो गुड़ महंगा करना पड़ेगा। तो ऐसे कठिनाइयाँ आई होंगी, लेकिन जो करीम है उसकी पूंजी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ होगा, वो एक समान रहा होगा। वहीं श्रम के बारे में बोल रहा है तो श्रम मिस्त्री लाल को काफ़ी करना पड़ा होगा, हर चीज़ के लिए एक नए श्रम की ज़रूरत पड़ी होगी उसको। लेकिन इसमें उसने बस 2 लड़कियों को जिसने डिग्री धारण कर लिया है कंप्यूटर बेस पे उनको रख लिया, उनको मंथली पेमेंट करता होगा, बाकी बच्चे आते रहे होंगे, सीखते रहे होंगे। फिर बोल रहा है इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया, संभावित कारणों पर चर्चा कीजिए। तो इससे पहले लोग दोस्तों मानव पूंजी, हाँ, मानव पूंजी का यहाँ पर एक उदाहरण देखने को मिलता है। उसने क्या किया, अपने दिमाग का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि जो बच्चे गांव के हैं वो शहर में जाके कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग उसने अपने दिमाग लगाया, तो क्यों ना हम लोग अपने घर में कंप्यूटर लाया जाए और किसी को काम पर रख लिया जाए जो बच्चों को कंप्यूटर सिखा सके। तो उसने क्या किया, कंप्यूटर लाया। तो ये क्या हुआ, मानव श्रम का उसने उपयोग किया, मानव पूंजी का उपयोग किया। इससे उसे हर तरह से फ़ायदा हो गया। उसे न तो अब श्रमिक रखना है, न उसे लाभ हानि का देखना है। जितना बच्चा फीस पे फिक्स कर दिया महीने का, उतना उसको महीना मिलेगा। अब आते हैं नंबर 4 पे, गैर कृषि कार्य में नंबर 4 पे हमारा है परिवहन तेज़ी से विकसित होता है एक क्षेत्र। परिवहन के बारे में, एक तेज़ी से विकसित होता है एक क्षेत्र। बोल रहा है पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगा वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवा में शामिल है। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब यहाँ पर एक और गैर कृषि क्षेत्र में बता रहा है परिवहन। परिवहन क्या होता है दोस्तों, माल ढोने में, किसी को इधर आगे पीछे ले जाने में या उसके गंतव्य तक पहुँचाने में, या फिर कहीं जाने, कहीं आने, या फिर कोई भी प्रकार का परिवहन, वो क्या होता है, एक तरीके से धन उपार्जन का एक साधन बन गया है। आजकल आप काफ़ी देखे होंगे ऑटो रिक्शा वाले काफ़ी पैमाने पर रोड पर हैं। एक ये अच्छा साधन है धन कमाने का। तो ये एक गैर कृषि प्रणाली है। तो ये बोल रहा है कि वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। ठीक है। और बोल रहा है गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। फिर बोला किशोर की कहानी क्या है। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वो भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है।
हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणामस्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो दोस्तों आपने देखा किशोर ने कैसे अपना दिमाग लगाया। उसने पहले क्या किया, देखा सरकारी कार्यक्रम के तहत उसको कोई ऋण प्रदान किया जा रहा है जो कि सस्ते ब्याज पे है, तो उसने ऋण ले लिया। उससे क्या किया, एक भैंस खरीदा। भैंस खरीदने के बाद क्या किया, उसने दूध बेचना प्रारंभ किया पहली बात। ठीक, दूध बेचने लगा। दूध बेचने के साथ साथ एक भैंसा गाड़ी भी बना लिया। भैंस थी तो उससे भैंसा निकला होगा या फिर बैल निकला होगा, उससे क्या किया, बैलगाड़ी बनाया। बैलगाड़ी के माध्यम से उसने दूसरे लोगों के माल भी ढोने लगे शाहपुर से। ठीक, उससे भी उसे आमदनी होने लगा। तो एक तरीका बता रहा है कि किस प्रकार एक काम से कई काम होने लगे उसके, और उसके माध्यम से किशोर आज ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, अब बोला आइए चर्चा करें। बोल रहा है किशोर की स्थायी पूंजी क्या है। तो सबसे पहली बात, किशोर की स्थायी पूंजी जो है वो है उसकी भैंस। क्योंकि भैंस एक बार उसने खरीद दिया तो वो काफ़ी टाइम तक के लिए, 15-20 साल के लिए छुट्टी हो गया, वो हमेशा दूध बेचेगा उनका। और जो बैलगाड़ी रहेगी वो उससे बैलगाड़ी का इधर आगे मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को माल ढोने का काम करेगा। ठीक है, फिर बोला क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी। तो मेरे हिसाब से उसकी कार्यशील पूंजी बस सीमित मात्रा में होगी, जो भैंस को खिलाने के लिए होगा। आप समझ सकते हैं, भैंस को खिलाने के लिए चारा या फिर घास फूस ही उसे खरीदने होंगे, जिसके माध्यम से वो खाएगी तो दूध देगी तो दूध बेचेगा। भैंसा जो कि चारा खाएगा तो माल को ढोएगा। ठीक है, तो उसकी कार्यशील पूंजी भी ज़्यादा नहीं है। फिर बोला किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है। तो किशोर एक तरीके से 3 उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है। पहला तो वो दूध बेच रहा है। ठीक है, दूसरा बैलगाड़ी के माध्यम से माल ढो रहा है, और तीसरा वो किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का भी कार्य कर रहा है। तो 3 तरीके से वो क्रियाओं में लगा हुआ है। ठीक, अब बोला क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है। जाहिर सी बात है, किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी अगर उबड़ खाबड़ रहेगा तो बैल को खींचने में कठिनाई होगी। तो क्या होता है, सड़क जब बन जाती है तो बैल के लिए भी आसान हो जाएगा कि वो आराम से किसी भी माल को ढो सके। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1 पालमपुर की कहानी। अब आते हैं सारांश में, देख लेते हैं सारांश क्या कर रहा है। सारांश मैं इसको एक पेज पे कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, बोल रहा है गांव की मुख्य, एक मिनट, गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। अब बोल रहा है दोस्तों कि गाँव में जो खेती जो है वो मुख्य उत्पादन क्रिया है, आप सभी जानते हैं। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, यानी कि जैसे तकनीकों का प्रयोग, ट्रैक्टरों, थ्रेसर, हार्वेस्टर का प्रयोग हुए हैं। ठीक है, इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि में, यानी HYV बीजों के माध्यम से उतनी ही भूमि में, जो सीमित क्षेत्र है उतनी भूमि में अधिक फसल उत्पन्न कर पाए हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि जो है वो स्थायी है, यानी स्थायी इतना ही है जितना पहले था, वो बढ़ तो नहीं रहा है। यही रीज़न है कि उतने में ही अधिक फसल पैदा करना एक उपलब्धि माना जा रहा है। फिर बोल रहा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि आप बार बार उर्वरक और HYV बीजों का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक होगी तो भौम जल स्तर जो है कम होगा। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो जो है वो पानी में मिलकर तालाबों और नदियों में जाएगा तो दूसरे लोगों को दूषित करेगा, और जो मिट्टी में जो रहेंगे मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता को नष्ट करेगा। तो ऐसे बहुत से दबाव पड़ रहे हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहे हैं, उनको एक तरीके से उनके क्षमता में कमी ला रहे हैं। फिर बोला खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। अब बोला खेती की नई विधि में क्या होता है ना कि कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि भूमि कम है, लेकिन आपको HYV बीजों के लिए, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए, नलकूपों के लिए और भी कई प्रकार के संसाधन ऐसे जिनमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भूमि भले ही कम हो, लेकिन आप जब अन्य तकनीकों में पैसा करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक पैदावार ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वही मझोले और बड़े किसान जो हैं अपने उत्पादन से
बचत जो होता है वो क्या करते हैं, दूसरे मौसम के लिए पैसे बचा लेते हैं और अन्य लोगों को ऋण देने के लिए भी बचा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ छोटे किसान जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सीमित मात्रा में भूमि होता है। वो उतना ही उपज पैदावार कर पाते हैं जितना वो अपने एक साल तक बैठ के खा सकें, या उससे भी कम हो पाता है। ठीक है, यही रीज़न है कि उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करना कठिन होता है और वो न चाहते हुए मझोले और बड़े किसानों के ऋणी हो जाते हैं। फिर कह रहा है उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। अब बोल रहा है कि उनकी भूमि छोटी होती है, तो अब जब भूमि छोटी होगी तो क्या होगा, उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होगा। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत पूंजी से नहीं निकाल पाते हैं। यानी उनके पास थ्रेसर वगैरह नहीं है, न तो हार्वेस्टर है। ठीक है, हल है तो बैलगाड़ी से हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर भी नहीं है, तो उसमें क्या होता है, मेहनत ज़्यादा लगता है और आमदनी कम होता है। फिर वही बता रहे हैं, उसी की वजह से वो बचत की पूंजी भी नहीं निकाल पाते और उन्हें अंत में न चाहते हुए कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसान को अपने अपने भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। यानी बड़े व मझोले किसानों के अंडर में काम भी करना पड़ता है। फिर बोल रहा है, श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गाँव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बोला श्रम पूर्ति के उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, मतलब कि जो श्रम है वो उत्पादन के हर क्षेत्र में सबसे प्रचुर, मतलब सबसे अधिक प्रचुर यानी सबसे उपयोगी माना जाता है श्रम। आप मान लीजिए आपके पास बड़ा भूमि है, लेकिन आपके पास श्रमिक नहीं रहेंगे तो आप उस भूमि का लेकर क्या करेंगे, आप उस पर कोई अनाज नहीं उगा पाएंगे। वही बोल रहा था, नई विधियों में श्रम का अधिक उपयोग करना आदर्श होता है। यानी जब नई विधियाँ आती हैं तो उसमें श्रमिकों का अधिक उपयोग करना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आधुनिक तकनीक आ जाने की वजह से श्रमिकों की उतनी खासा ज़रूरत नहीं पड़ी। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गाँव, शहरों तक कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। अब बोल रहा है, इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। अब बोल रहा है, इस समय गाँव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि गाँव में ज़्यादातर मात्रा में लोग खेती ही करते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, फसल उगाते हैं। और एक उदाहरण के रूप में बता रहा है कि 100 व्यक्तियों में से 24 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही, यानी जो उतने लगे हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि मतलब एनसीईआरटी बोल रहा है कि हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। यानी सब लोग खेती पर ही आश्रित न रहें, गैर कृषि कार्य भी करते रहें। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप गैर कृषि कार्य करेंगे तो आपको खेती में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उसमें आपको सीमित संसाधन में ही काम हो जाएगा। यानी अगर आप दुकान खोलना चाहते हो तो आप एक रूम के बराबर दुकान ले लो, उसमें खोल दो, तो वो भी गैर कृषि हो जाएगा और आप आमदनी भी कर सकते हो। लेकिन वहीं कृषि के लिए आपको खेत की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े संसाधन, फिर पैसा भी, कार्यशील पूंजी, ये सब तो वही बता रहा है। फिर बोल रहा है, लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो वो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता मतलब बोल रहा है कि इस तरह की पूंजी कैसे, मतलब गैर कृषि कार्य कैसे किया जाए और उसकी पूंजी कैसे प्राप्त की जाए। तो कहता है कि अपने बचत से शुरू कर सकते हैं आप, अगर आपके पास थोड़ा बहुत बचत है, या फिर आप कर्ज लेकर भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बोले आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सके। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गाँव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे गाँव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में अवसर बढ़ेंगे। यहाँ बोल रहा है कि आवश्यकता है, जैसे अगर आप गैर कृषि कार्य करना चाह रहे हैं तो इसकी आवश्यकता है कि जो आप कर्ज लें उसमें जो दर की
ब्याज की दर होती है वो कम रहे, ताकि आप बाद में उसे चुका भी सकें और छोटे किसान भी उनसे ऋण प्राप्त करके गैर कृषि क्षेत्र में आ सके। ठीक है। फिर बता रहा है कि पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव कस्बों शहरों दूध गुड़ गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे गांव कस्बों शहरों अच्छी सड़कें परिवहन टेलीफोन से जुड़ेंगे, बहुत से में गाँव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे परिवहन क्षेत्र या आधारभूत संरचना हम लोगों की मजबूत होगी तो गांव में भी गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। और आज आप देख भी रहे होंगे कि गांव में भी ज़्यादा मात्रा में दुकानें, उद्योग और अन्य प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं जो गैर कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। कुछ कुछ बच्चे बीच से जुड़े होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फर्स्ट पार्ट देख कर आए होंगे, जिसके माध्यम से आप इसे समझ पाए होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पालमपुर गांव की कहानी, जो कि एक काल्पनिक गांव है, उसके बारे में चर्चा किया और जाना कि कैसे अर्थव्यवस्था काम करता है, कैसे कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और कैसे लोग विनिमय करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए दोस्तों, जिसके माध्यम से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।